वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है दी अनबेरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग बाय मिलान कुंद्रा। मिलान कुंद्रा का ये नॉवल है जिसको आज हम डिटेल से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो नोटिस करने वाली चीज़ें हैं इस नॉवल में वो ये हैं कि इसमें जो है वो दो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। उनको जो है वो अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इस नॉवल को जो है वो अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि वो दो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इसकी बेस हैं। एंड एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी जो है वो इसमें दिया गया है। हिस्ट्री में एक इवेंट है जिसको जो है वो इस नॉवल में कवर किया गया है। हम उस इवेंट को एंड उन फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स को जो है वो आज के लेक्चर में जो है वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन जो है वो अपनी डिटेल इंफॉर्मेटिव वीडियो की तरफ चलते हैं। मिलान कुंद्रा की बर्थ हुई थी 1 अप्रैल 1929 में एंड इनकी डेथ हुई थी 11 जुलाई 2023 में। ये चेक एंड फ्रेंच नॉवलिस्ट थे। फ्रांस से इनको जो है वो 1975 में एग्जाइल मिली थी एंड उसके बाद इनको 1981 में दोबारा से जो है वो सिटीजनशिप मिली थी। फर्दर अपने नावल का जो है वो इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, जिसमें जो है वो इसकी पब्लिकेशन डेट देख लेते हैं। इसको जो है वो 1982 में लिखा गया था, बट इसको जो है वो 2 इयर्स तक जो है वो पब्लिश नहीं करवाया गया था। एंड 1984 में जो है वो इस नावल को जो है वो पब्लिश करवाया जाता है, जिसके जॉनर में इसको जो है वो एक लव स्टोरी कहा जाता है, या फिर एक पॉलिटिकल नॉवल भी कहा जा सकता है, या फिर इसको जो है वो एक फिलोसफिकल आइडियाज़ या फिर न्यू आइडियाज़ के हवाले से जो है वो जाना जाता है। नॉवल में दो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इन दो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं कि मिलान कुंद्रा ने द अनबेरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग में किन दो फिलोसफर्स को जो है वो कवर किया है। फर्स्ट जो फिलोसफर हैं वो हैं फ्रेडरिक नीचे। फ्रेडरिक नीचे का एक कॉन्सेप्ट है इटर्नल रिटर्न, कि कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं, कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो कि अगेन एंड अगेन होते हैं, जो कि टाइमलेस हो जाते हैं, जो कि हमेशा रहते हैं। अब उन इवेंट्स का इस नॉवल के साथ क्या रिलेशन है, या फिर इस कॉन्सेप्ट का इस नॉवल क्या रिलेशन है, वो हम देखते हैं। फ्रेडरिक नीचे क्या कहते हैं? नीचे कहते हैं कि इस यूनिवर्स में जितने भी इवेंट्स होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, वो इन्फिनेटली जो है ना वो रिपीट होते हैं। मतलब एक ह्यूमन के साथ एक एक्सपीरियंस हुआ, फिर वो दूसरे के साथ भी होता है, कि मतलब एक वर्ल्ड है ना, पूरा सर्कल है, चीज़ें जो हैं वो घूमती रहती हैं और इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस जो हैं वो घूमते ही रहते हैं। तो कहते हैं कि कुछ एक्सपीरियंसेस जो हैं या फिर जो भी इस यूनिवर्स में चीज़ें हैं वो रिपीटेडली जो है ना वो होती रहती हैं, कि हर जो मूवमेंट है वो टाइम में जाकर जो है ना वो इन्फिनिट बन जाता है। और जब ये जो एक रिपीटेशन जो है वो बार बार होती है, तो इसकी वजह से एक इन्फिनिट लूप बन जाता है। मींस कि हर मोमेंट जो है वो इटर्नल बन जाता है, कि उसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं रहता कि इसने इस टाइम तक रहना है, वो एंडलेस हो जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ना वो इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। नीचे कहते हैं कि जब लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है वो अगेन एंड अगेन जो है वो रिपीट होते हैं, मतलब सभी के साथ जो वो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसका जो सर्कल बन जाता है वो टाइमलेस हो जाते हैं, वो एंडलेस हो जाते हैं। तो क्या होता है कि लाइफ जो है वो अपनी यूनिकनेस को खो देती है, और जो लाइफ की जो सिग्निफिकेंस है, जो इसकी इम्पोर्टेंस है और जो इसकी वैल्यू है, वो भी कहीं जो है वो खो जाती है। और जो हर डिसीजन है, हर एक्शन है और जो हर एक्सपीरियंस है वो एक मीनिंगलेस बन जाता है। या फिर ये कह सकते हैं कि जो वेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर किसी भी काम का जो रिजल्ट होता है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है वो लाइट बन जाती है और इनसिग्निफिकेंट बन जाती है। अब यहाँ पे जो है ये नीचे का कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमारी लाइफ में चीज़ें रिपीट होती हैं, जब एक्सपीरियंसेस बार बार होते हैं, तो लाइफ जो है वो अपना मीनिंग खो देती है, लाइफ जो है वो अब्सर्ड बन जाती है, और लाइफ की जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है, लाइफ इनसिग्निफिकेंट बन जाती है। यहाँ तक था नीचे का कॉन्सेप्ट, जिसमें जो है वो लाइफ को एज अ लाइट जो है वो एक वीक चीज़ समझते हैं। वो कहते हैं कि अगर लाइफ जो है वो लाइट हो जाती है, मीन्स कि वो अपनी वैल्यू जो है वो ख़त्म कर देती है, वो लाइट के अगेंस्ट यहाँ पर जो है वो बात कर रहे थे। नेक्स्ट जिस फिलोसफर को कवर किया गया है वो है पार्मेनिडीज, जिसके अंदर जो है वो लाइट एंड हैवी का कॉन्सेप्ट देते हैं। अब ये जो फिलोसफर है ये नीचे से जो है ना वो ऑपोजिट अपने कॉन्सेप्ट्स देते हैं। ये कहते हैं कि लाइट जो है वो रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिविटी को, वार्मथ को एंड फाइननेस को,
और जो हैवी चीज़ें हैं या फिर हैवीनेस है वो रिप्रेजेंट करती है नेगेटिविटी को, कोल्डनेस को या फिर कॉर्सनेस को। मीन्स कि लाइट जो है वो एक अच्छी चीज़ है और जो हैवी है वो एक नेगेटिव चीज़ है, वो एक बुरी चीज़ है। फर्दर कहते हैं कि लाइट जो है वो उसको ट्रुथ से एसोसिएट किया जाता है, बीइंग से एसोसिएट किया जाता है एंड यूनिटी से जो है वो एसोसिएट किया जाता है। मीन्स कि अगर कोई चीज़ लाइट है, उसके पास फ्रीडम भी है, उसके पास ट्रुथ भी है और उसके पास एग्जिस्टेंस का राइट भी है, उसके पास वैल्यू भी है, उसके पास सिग्निफिकेंस भी है। नेक्स्ट कहते हैं कि हैवी जो है उसको जो है वो फाल्स उससे एसोसिएट किया जाता है, वो नॉन बीइंग है, वो फ्रेगमेंटेशन की तरफ जाती है। अगर कोई चीज़ हैवी है तो वो हमें फील होगा कि वो फ्रेगमेंटेटेड है या फिर उसके अंदर इतनी वर्ड्स नहीं है, वैल्यू नहीं है, वो नॉन बीइंग है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है एंड वो फाल्स है। पैरामेडिस के भी कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकल लाइफ पर इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। कहते हैं कि लाइटनेस जो है वो डिज़ायरेबल है, कि हर कोई चाहता है कि लाइटनेस हो, उसकी लाइफ में जितनी डिफ़िकल्टीज कम हो उतना ही अच्छा है। यहाँ पे जो फ्रीडम है, जो जॉय है, जो प्लेयरेबल मोमेंट्स हैं वो जितने ज़्यादा हो वो अच्छे होते हैं। हैप्पीनेस इज़ अनडिज़ायरेबल, रिप्रेजेंटिंग बर्डन एंड सफरिंग, कि किसी को भी जो है ना वो हैवीनेस पसंद नहीं होती, किसी को भी जो वेट है वो पसंद नहीं होता, किसी को भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पसंद नहीं होती हैं। हर कोई जो है वो इसको डिज़ायर जो है वो नहीं करता है। कहते हैं कि लाइफ की जो सिग्निफिकेंस है और जो उसका वेट है वो तभी आता है जब वो यूनिक हो और उसमें इंडिविजुअलिटी हो। मीन्स के वो लाइट हो, उसमें फ्रीडम हो, जॉय हो, उसमें वर्थ हो, रदर देन के वो उसमें हैवीनेस हो कोई। अब इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को एक साथ रखकर हम देख लेते हैं कि ये एक दूसरे से जो है ना वो ऑपोजिट कैसे हैं। तो नीचे क्या कहते हैं कि इटर्नल रिटर्न जो है वो लाइफ पे कैसे हम उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कि लाइफ जो है वो इन्फिनिट रेपिटेशन से अपनी वैल्यू जो है वो खो देती है। इससे लाइफ जो है वो लाइट बन जाती है, वीक बन जाती है एंड इनसिग्निफिकेंट हो जाती है, उसकी कोई अहमियत जो है वो नहीं रहती है। पैरामेडिस कहते हैं कि लाइटनेस जो है वो पॉजिटिव है और जो हैवीनेस है वो नेगेटिव है। कहते हैं कि अगर लाइफ को यूनिक बनाना है और अपने इंडिविजुअलिटी को लेके आना है लाइफ में, तो लाइट का होना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने के बाद अब इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा मेन इवेंट जो है वो इस नावल में कवर किया गया है। तो प्राग स्प्रिंग का एक इवेंट है एंड सोवियत इन्वेजन था जो चेकोस्लोवेकिया का 1968 में। ये इवेंट जो है वो मिलान कुंद्रा ने इस नावल दी अनबेरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग में जो है वो कवर किया है। अब स्प्रिंग का टाइम है। स्प्रिंग यहाँ पे क्यों कहा गया है? स्प्रिंग इसलिए कहा गया है कि रिफॉर्मेशन का टाइम है, न्यू बिगनिंग्स का टाइम है, न्यू आइडियाज़ का टाइम है या फिर न्यू रेवोल्यूशन का टाइम है। तो इस वजह से प्राग स्प्रिंग इसको जो है वो कहा जाता है। अब जनवरी से अगस्त 1968 का ये टाइम पीरियड है। चेकोस्लोवाकिया एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी एंड इसको ऑन कर रहे थे अलेक्जेंडर डब्चेक। अब क्या होता है कि ये जो है यहाँ पे रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंड वो जो है वो लिबरलाइज करना चाह रहे थे कंट्री को, सोसाइटी को, और ताकि जो है वो इकोनॉमी जो है वो हाई लेवल पे जाए या फिर फ्लरिश करे। और जो इंडिविजुअल फ्रीडम है वो उसको भी जो है ना वो इंक्रीज़ करवाना चाह रहे थे ताकि जो है वो सबको इक्वल राइट्स मिले। अब ये चीज़ जो है वो सोवियत यूनियन जो है वो बर्दाश्त ना कर सका, वो इस चीज़ को बेयर ना कर सका कि जो है वो चेकोस्लोवाकिया को जो है वो इक्वल राइट्स दिए जा सकते हैं, फ्रीडम दिए जा सकती है, यहाँ पे उसको जो है वो लिबरलाइज जो है वो किया जा सकता है। अब सोवियत इन्वेजन होता है अगस्त 1968 में। अब क्या करते हैं कि सोवियत यूनियन जब जो है वो लिबरलाइजेशन से जो है वो डर जाती है, तो सोवियत यूनियन जो है वो चेकोस्लोवाकिया को जो है वो इन्वेड कर देती है वारसा पैक्ट ट्रूप्स के थ्रू। अब ये वारसा पैक्ट ट्रूप्स क्या है इसको हम आगे चल के देखते हैं। इन्होंने सारी जो रिफॉर्मेशंस हुई थी यहाँ पर उसको ख़त्म कर दिया, उनको क्रश कर दिया एंड यहाँ पे जो है वो दोबारा से स्ट्रिक्ट कम्युनिस्ट कंट्रोल या फिर स्ट्रिक्ट कम्युनिस्ट रूल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए और यहाँ पे जो है वो कब्जा कर लिया और हर चीज़ अपने अंडर कंट्रोल कर ली सोवियत यूनियन ने। यहाँ पे क्वेश्चन था कि वारसा पैक्ट ट्रूप्स क्या था। एक्चुअली में इसको जो है वो कलेक्टिव मिलिट्री फोर्सेस कहा जाता है, जो कि वारसा पैक्ट के थ्रू जो है वो बनाई गई थी, जिसमें जो है वो मिलिट्री अलायंसेस बनाई गई थी। इनके बहुत सारे कंट्री जो है वो मिलकर जो है ना वो एक
ट्रूप्स बनाते थे जिसमें सभी कंट्रीज़ की आर्मीज़ जो है वो उनको मिलाया जाता था, ताकि जब भी जो जंग हो उसमें जो है वो फाइट कर सके जो भी सोल्जर्स जो थे इस ट्रूप्स में। अभी 1955 में जो है ना वो ईस्टर्न यूरोपियन कम्युनिस्ट स्टेट्स ने सोवियत लीडरशिप के अंडर जो है ना ये बनाई थी। कौन कौन से कंट्रीज थे हम उनके नेम्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट जो है वो सोवियत यूनियन है, इन्हीं की सबसे ज़्यादा आर्मी थी जो इस ट्रूप्स में शामिल थी। नेक्स्ट है पोलैंड, थर्ड है चेकोस्लोवाकिया एंड फोर्थ है ईस्ट जर्मनी, फिफ्थ है हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया। अल्बानिया जो है वो 1968 में जो है वो फिर पीछे हट गया था इस ट्रूप से। तो ये 8 कंट्रीज थे जिन्होंने मिलकर जो है ना ये वार्सा पैक्ट बनाया था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आप कहेंगे कि चेकोस्लोवाकिया की आर्मी भी तो शामिल थी, तो फिर जो है वो सोवियत यूनियन ने 1968 में कैसे जो है वो इन्वेड किया इसको। सोवियत यूनियन ने जो है वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद से ही बहुत ज़्यादा कंट्रोल ले लिया था चेकोस्लोवाकिया पर, और जब इन्होंने 1968 में इन पर हमला किया था ताकि वो अपने स्ट्रिक्ट कम्युनिस्ट जो रूल्स हैं वो इन पर लागू कर सकें, तो इन्होंने नेबरिंग कंट्री से जो है वो इन पर हमला किया था। और वैसे भी सोवियत यूनियन का बहुत ज़्यादा कंट्रोल यहाँ पे चेक पे ऑलरेडी था। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें जो है वो हमने इस नॉवल के इम्पोर्टेंट फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया एंड इसका जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है प्राग स्प्रिंग 1968 उसको भी हमने डिस्कस किया। आई होप कि इस नॉवल की जो बेस है वो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इसकी स्टोरी को, इसके कैरेक्टर्स को एंड मेजर थीम्स को एंड इसका जो टाइटल है इस नॉवल का उसको भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।